हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रहा था। रास्ता घाट सब पानी से डूब गया था। लोगों की वाहन भी बंद पड़ चुकी थी। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर बैठा हुआ था। अचानक शाम को सत्यम हाजिर हुआ। उसके बाल रूखे सूखे, दोनों आंखें लाल। बहुत दिन दाढ़ी नहीं कटाई। मैंने बोला, क्या हुआ? सत्यम भी शब्द न बोलकर घर के अंदर आकर सोफे पर चुपचाप बैठ गया। सत्यम मेरा दोस्त, वह एक प्रेस फोटोग्राफर है। विभिन्न अखबारों में उसकी खींचे हुए फोटो आते हैं। बहुत स्मार्ट व सुदर्शन युवक है। कानपुर में गंगा के पास उसके स्वयं का घर है, वहीं पर रहता है। अब प्रतिदिन लखनऊ आता है। सत्यम के उतरे चेहरे को देखकर मैंने बोला, तुमको क्या हुआ सत्यम? ऐसा शक्ल क्यों बनाए हो? सत्यम अपने दोनों करुण आँख उठाकर बोला, मैं शायद और ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा भाई अमित। मैं आश्चर्य होकर बोला, क्यों? मतलब अचानक ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम भूत पर विश्वास करते हो? नहीं, फिर भी भूत के नाम से डर तो लगता है, लेकिन साक्षात नहीं देखा इसलिए विश्वास नहीं करता। सत्यम परेशान चेहरे को गाढ़ा बनाते हुए बोला, असल में मेरे घर पर और नहीं रहा जा रहा है। मैं अपने घर पर नहीं रह पा रहा हूँ। आज कुछ दिन से मेरे घर में अद्भुत कांड हो रहा है। अच्छा, मैं पागल तो नहीं हो जा रहा हूँ? लगता है वही हुआ है। छोड़ो, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? वह तो 2 महीने पहले नौकरी पाकर दिल्ली चला गया। अच्छा, मतलब तुम घर में अकेले हो? हाँ, लेकिन विश्वास करो, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रह पा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ मैं प्रतिदिन रात को और किसी के अस्तित्व को अनुभव करता हूँ। वह कौन है यह नहीं जानता, पर वह एक प्रेत या राक्षस है, वह मैं समझ सकता हूँ। मैं तब खुद ही दूध गर्म कर गैस पर चढ़ाया। फिर हम दोनों बंधु चाय पीकर ठीक से बैठे। सत्यम बोला, सोच रहा हूँ कुछ दिन तुम्हारे यहीं पर रहूँगा, तुमको कोई असुविधा ना हो तो। नहीं नहीं, असुविधा क्यों होगा, पर मुझे लगता है मेरे यहाँ रहने से अच्छा मुझे तुम्हारे वहाँ रहना ठीक है। सत्यम घबरा कर बोला, अरे नहीं, वहाँ कोई मनुष्य नहीं रह सकता, तुम भी नहीं रह पाओगे। मुझ जैसा तुम भी पागल हो जाओगे। मैं सोच रहा हूँ उस घर को बेचकर कहीं और चला जाऊँ। तुम्हारा भाई आपत्ति नहीं करेगा? शायद नहीं, उसको सभी बात चिट्ठी लिखकर बताया हूँ। अगले महीने वह सीधा तुम्हारे यहीं पर आएगा, फिर यहीं पर आलोचना के बाद सब ठीक कर लूँगा। अच्छा, उस घर में तुम सब कितने दिन से हो? वो तो हमारा पैतृक घर है। मेरा व भाई का जन्म उसी घर में हुआ है। इससे पहले वैसा अनुभव कभी किया? नहीं, कभी नहीं, बल्कि 15 दिन पहले भी नहीं। मैं कुछ समय चुप होकर बैठा रहा, फिर बोला, ठीक है, क्या क्या होता है बताओ तो। सत्यम एक बार हाथ की तरफ घड़ी देखा। घड़ी हाथ पे जो घड़ी लगी हुई थी उसकी तरफ देखा और बोला, तुम जब खुद ही जानना चाहते हो तो मेरे बात को न सुन कर सब कुछ खुद की आंखों से देखना व अनुभव करना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे बात पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, यह मैं नहीं जानता, पर तुम अगर गए तो मैं खुश होऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे घर में और एक लोग के उपस्थित होने के बाद वह सब घटता है या नहीं। अगर चाहते हो तो अभी चलो, ट्रेन मिल जाएगा। मैंने बोला, नहीं, आज इस विकट रात में तो नहीं, कल जाऊंगा। फिर 2 दिन रुक, तुमको साथ लेकर ही चला आऊँगा। जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता मेरे पास रह लेना। इस अवस्था में तुमको अकेले रहने देना ठीक नहीं है। इसके बाद हम दोनों ने बात बहुत रात तक किया। फिर सब्जी और गर्म पूड़ी खाकर लेट गए। लेटते ही नींद आ गई। नींद जब खुली तब सुबह हो गया। नींद से जाग सत्यम बोला, कितना दिन हुआ ऐसे आराम से नहीं सोया। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था उस अभिशापित घर में लौटने का। दोपहर को खा पी कर हम दोनों लखनऊ स्टेशन पर आए। फिर लखनऊ कानपुर पैसेंजर से 4 बजे के भीतर ही कानपुर।
वहाँ से टेम्पो से गंगा किनारे उसके घर। बहुत दिन का पुराना घर, छोटा 2 तल्ला। सत्यम के साथ जाते हुए देखा, आसपास के दुकानदार व लोग अपने में ही कुछ फिसफिसा कर कुछ बात कर रहे थे। मैंने ध्यान न देते हुए यह सब देखा, फिर सत्यम के जाकर दूसरे तल्ले पर गया। एक तरफ खुला छत उसके घर से अंदर से दिखाई देता गंगा, और दूसरी तरफ छत से शमशान। सत्यम के घर जाकर मुंह हाथ धो चाय ख़त्म किया, फिर बोला, सत्यम मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अकेला रह तो लोगे ना? हाँ, यह दिन है, कोई भय नहीं है, जो भी है सब रात में, पर तुम ज़्यादा देरी मत करना। अरे नहीं भाई। मेरे सत्यम के घर से निकलते ही पास के घर के एक वृद्ध महिला ने मुझे बुलाया। बेटा सुनो। पास जाने पर महिला बोली, तुम सत्यम के क्या लगते हो? मैं उसका दोस्त हूँ। पर क्यों? तुम आए अच्छा हुआ। अचानक क्या हुआ? उस लड़के को रात व आधी रात होने पर ही चिल्लाता है और पूरे घर में दौड़ेगा। मुझे लगता है कि किसी ने कुछ खिलाकर उसका दिमाग ही खराब कर दिया है, तो उसके भाई को खबर दो और किसी मानसिक डॉक्टर को दिखाओ। मैं इसीलिए आया हूँ चाची। महिला के पास से विदाई लेकर मैं उन दुकानदारों के पास आया, जब कुछ देर पहले ही सत्यम को देखकर वह सभी फिसफिसा कर बात कर रहे थे। उनके पास जाकर बोला, अच्छा आप लोग तो सत्यम को पहचानते हैं, वो मेरा दोस्त है। कुछ देर पहले उसे देख आप लोग कुछ बोल रहे थे, क्या बात है बताइए तो। आप लोगों को क्या उससे अंदर कोई अलग भाव दिखता है? मैं तो उसे पूरी तरह से अप्राकृतिक मान रहा हूँ। दुकान के लोग बोले, हाँ हम लोग भी कुछ दिन से ऐसा देख रहे हैं। और सबने आश्चर्य की बात की, वह प्रातः रात में चिल्ला कर बेहोश हो जाता है। उसी समय उसके एक युवक निकल कर बोला, मैं एक रात की घटना के बारे में बताऊं, सुनकर चौंक जाएंगे, आप सोचेंगे झूठ बोल रहे हैं। मेरे बात को ये सब विश्वास नहीं करते, सोचते हैं मैं बनाकर बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ क्या बात है? युवक बोला, तब सुनिए। उस दिन सत्यम भैया जब चिल्लाकर बेहोश हो गए तो मैं और पास के घर के विशाल भैया हम दोनों उनके देखने के लिए गए। जाकर जो देखा उसे चौंक गए। मतलब? सत्यम भैया नीचे के दरवाजे पर कुंडी देते हैं और ऊपर का दरवाज़ा भी बंद कर सोते हैं। जाकर नीचे के दरवाजे को धक्का वो खटखटा रहा हूँ। कुछ देर धक्का देने के बाद देखा दरवाजे की कुंडी को किसी ने खोल दिया। हम जल्दी सीढ़ी से ऊपर जाकर ऊपर के दरवाजे पर धक्का दिया। सत्यम भैया का कोई आवाज़ नहीं, फिर भी अचानक मानो जादू मंत्र से ऊपर का दरवाज़ा भी खुल गया। हम भीतर जाकर देखे सत्यम भैया बेहोश होकर गिरे हुए हैं। अब मेरा प्रश्न है यही कि जिस घर में सत्यम भैया अकेले रहते हैं, उस घर की कुंडी हमारे खटखटाने पर खोला किसने? अवाक होकर बोला स्ट्रेंजर। युवक बोला, देखिए मेरा या विशाल भैया की बात को कोई विश्वास नहीं कर रहा है। देखिए आपकी बात को कोई विश्वास करे या ना करे, मैं कह रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों में कोई भी एक आज रात हम लोगों के पास रुक तो खूब अच्छा होगा। आज मैं खुद की आँख से देखना चाहते हूँ यहाँ होता क्या है। लेकिन नहीं, मेरे बात पर कोई तैयार नहीं हुआ। सब ने कहा, नहीं नहीं क्या बोल रहे हो, उस घर में रात को रहना हो नहीं सकता। कोई तैयार नहीं हुआ वहाँ रहने के लिए। फिर भी हाँ, कोई भी भयावह कुछ दिखे तब चिल्लाकर बुलाइएगा। आप अगर बुलाएंगे तो हम सभी दौड़ आएंगे। बस आप नीचे के दरवाजे की कुंडी को खोले रखना। मैं अच्छा ठीक है बोलकर चला गया। जब मैं लौट कर आया तो देखा सत्यम छत पर रेलिंग के पास चुपचाप खड़ा है। मैं हंसकर बोला, क्या भाई अकेले डर तो नहीं लग रहा? सत्यम बोला, नहीं, पर मन में बहुत साहस भी नहीं मिल रहा था, इसलिए घर में न रहकर छत पर बैठा हूँ। अच्छा किया, अब चल जरा गंगा किनारे से घूम आओ। नहीं कहीं नहीं, आसमान को देख रहे हो, अभी शुरू होगा। फिर चलो घर में रात के भोजन की तैयारी की जाए। क्या खाओगे? जो भी अच्छा बन जाए। हम दोनों घर में जाकर स्टोव पर चावल बैठाए। शाम ढल कर रात हुई, चावल उतार रहा हूँ, उसी समय शुरू हुआ ज़बरदस्त बारिश। वह क्या भयानक वर्षा, मानो पहले के रिकॉर्ड को हरा देगा। इसी में मैंने पूछा, दूसरे दिन क्या इस समय वह सब आरंभ होता है? सत्यम धीमे से बोला, कोई ठीक नहीं, कभी शाम के बाद से ही होता है तो कभी आधी रात। वैसे तुम्हारे रहने के कारण नहीं भी हो सकता है। मैंने खुद के मन में ही अनेक प्रकार की कल्पना करने लगा, क्या यहाँ क्या घटता है क्या नहीं, इसी को लेकर। पर सत्यम ने मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। उस समय रात 10 बज रहा था। इस समय तक
तो सब कुछ बिना उपद्रव के कटा। मैं और सत्यम एक ही तख्ते पर आसपास लेटकर हम दोनों बात कर रहे हैं। ठीक उसी समय अचानक लोड शेडिंग हो गया और तुरंत ही सत्यम मेरे पास सटकर बोला, अब वो आएगा, निश्चित ही आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? आएगा, वो है, वो देखो देखो वहाँ खड़ी है, देखो अमित, सत्यम चिल्ला उठा। मैंने लेटे ही खिड़की की तरफ देखा कि खिड़की के कांच के पास 14 से 15 साल की एक लड़की बिखरे बालों से सटकर खड़ी है। मैंने कड़े गले से बोला, कौन हो तुम? कौन? लड़की निरुत्तर। ठीक उसी समय ठक से माचिस जलने की आवाज़ आई। उसके बाद ही दिखाई दिया टेबल का बत्ती जल रहा है। इस घर में मैं और सत्यम छोड़कर कोई और तो नहीं। फिर किसने जलाया यह बत्ती? कौन है वह पिशाच? तब तक छाया मूर्ति गायब हो गई। हम दोनों ही डर से जम गए। चारों तरफ निस्तब्ध, सुनसान। सत्यम मानो काटो तो खून ही नहीं। मेरा पूरा शरीर पसीने से भर गया। ठीक उसी समय देखा, एक हाथ ने उस जलती बत्ती को उठाया, लेकिन दरवाजे के पास तक गया। फिर कोमल गले की एक पुकार आई, आओ। मैं सत्यम को बोला, चलो, कहाँ ले जा रही देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, पागल मत बनो, वह प्रतिदिन मुझे इसी तरह बुलाती है, मैं जाता नहीं हूँ। अरे आओ यार, आओ, कह रहा हूँ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो, डर लग रहा है। डर किस बात का? आज तो तुम अकेले नहीं हो, मैं तो हूँ ना साथ में, चलो। मैं प्रायः जोर से उसके हाथ को पकड़कर उठाया, फिर टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुलकर 2 भागों में हो गया। प्रकाश हमें पथ दिखाते हुए चला। सीढ़ी से नीचे उतरा वह प्रकाश नीचे के कमरे में दरवाज़ा के पास गया। कमरे में सत्यम की फ़ोटो लाइब्रेरी, उसी कमरे के पास रुका हुआ बत्ती। कमरे में ताला दिया हुआ था, ताला भी अपने आप खुल गया। हम दोनों ही उस कमरे में अंदर गए। बत्ती को टेबल के ऊपर रख वह हाथ अदृश्य हो गया और किसी का अस्तित्व वहाँ नहीं रहा। मैंने बोला, क्या हुआ? बात करो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, तुम कौन हो? सत्यम एकदम पत्थर। मेरे भी हाथ पैर सुन्न हो रहा था। उसी समय सुनने में आया उस लड़की की कंठ का स्वर, मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो? मुझे मुक्ति दो, मुझे बंदी बनाकर मत रखो, तुम दोनों के पैर पड़ता हूँ। मैं डरते हुए बोला, कौन हो तुम? फिर एक आवाज़ आई, मैं कोमल। तुम कहाँ हो? कौन तुम्हें बंदी बनाकर रखा है? मुझे देख नहीं पा रहे? यही तो मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। कंठ के स्वर को सुनकर कमरे के कोने की तरफ देखा कि उसी लड़की के प्रकाश की तरह हल्का शरीर अंधकार में उगाया। क्या करुण चेहरा! अपने छाया के शरीर को लेकर सत्यम के टेबल की तरफ आगे बढ़ी। फिर ड्रायर खींचकर एक लिफाफे को टेबल पर रखते ही फिर अंधकार में मिल गई। मैं टेबल के पास जाकर लिफाफे को खोलते हुए उसके अंदर उस लड़की की एक फुल साइज फ़ोटो देखा। फ़ोटो की तरफ देखकर मैंने अचानक देखा, फ़ोटो के आकृति की चेहरा विकृत सा हो गया। होठ दोनों कांप रहे हैं, दोनों आंख बाहर की तरह निकले हैं। उफ, क्या विभत्स वह दृश्य! और देखा, फ़ोटो के गले के ऊपर मोटा रस्सी के दाग क्रमशः उभर रहे हैं। एक समय फ़ोटो के भीतर से वह लड़की चिल्लाकर बोली, अभी तक खड़े हो, क्या देख रहे हो? मुझे कष्ट हो रहा है, मैं और सांस नहीं पा रही हूँ। तुम लोग तुरंत ही इसे नष्ट कर दो, फाड़कर आग से जला दो। मैं कांपते हुए बोला, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी? हाँ, चिरकाल के लिए मुक्ति पाऊंगी। मैं अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर एक बूंद नहीं रखना चाहती। लेकिन क्यों नहीं चाहती, वह आप सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल यह जानूं कि ऊपर अभिमान करके मैं आत्महत्या करने को बाध्य हुई हूँ। उन्हीं की दीवार पर चित्र होकर मैं कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। मैं जल्द से फ़ोटो के टुकड़े कर माचिस से जला डाला। की आवाज़, एक आवाज़, फिर शून्य। मैं सत्यम से बोला, यह फ़ोटो तुमने खींचा है? सत्यम बोला, हाँ, 1 साल पहले कानपुर के ही हरिराम तिवारी की लड़की है, वह उनके जन्मदिन पर खींचा था। कुछ दिन पहले ही हरिराम जी रोते हुए आकर लड़की की फ़ोटो को मांगा। उन्होंने बताया कि बीते महीने में भूल समझ के कारण लड़की को वह अपनी स्त्री से खूब डांट लगाई। इसके बाद ही घटना, उस लड़की ने अचानक गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। लेकिन साल पहले जो फ़ोटो खींचा गया था उसे अब भी क्यों लेने आए हरिराम जी? 1 साल पहले फ़ोटो को खींचा, पर खींचने के बाद हरिराम जी पैसा नहीं देने के कारण मुझसे और कभी नहीं मिले। मैंने भी फ़ोटो नेगेटिव वाश करके रख दिया। अब लड़की के अस्तित्व की रक्षा के लिए हरिराम जी डबल चार्ज देकर फ़ोटो को लेने आए हैं।
पूरे पैसे भी देकर गए हैं, किंतु मुश्किल यह है कि हरिराम जी से पैसा लेकर भी निगेटिव को खोज नहीं पा रहा था। बहुत खोजने के बाद अंत में पाया, लेकिन यह फ़ोटो तैयार करते समय ही जितनी सब विपत्ति बार बार निगेटिव के भीतर से वही लड़की मुझे परेशान करती, डर दिखाती, लेकिन इसलिए कि नीचे के कमरे में जाना ही आजकल बंद कर दिया था। वह निगेटिव फ़ोटो अभी भी है। हाँ है, दिखाओ। सत्यम निगेटिव फ़ोटो को मेरे हाथ में रखते ही मैंने उसे भी जला डाला। फिर धीरे धीरे टॉर्च जलाकर कमरे से निकल दरवाजे बंद कर ऊपर आया। पूरी रात नींद नहीं आई। लेटे हुए बहुत बात किया हम दोनों ने। एक समय बारिश की वेग भी कम हुई। भोर में चाय बनाकर स्वाद लिया। भोर से पहले बिजली भी आ गई। इसके बाद भी सत्यम के घर में मैं 10 दिन रुका था, लेकिन उस रात के बाद से कोई और भी भयानक उपद्रव उस घर में फिर नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।